सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही है। तो आज हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 3 है जिसके अंदर हम जानेंगे पृथ्वी के यानी कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो ये वीडियो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मतलब है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो इंग्लिश वालों के लिए नहीं होगा। मेरा खुद का इंग्लिश मीडियम है तो मैं चीज़ों को इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आए अच्छे से। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो हमें किस चीज से मिलती है। अप्राकृतिक साधन से भूकंप विज्ञान ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट वितरणिकी, यानी कि कुल मिला के ये जो अननेचुरल चीजें जो हो जाती हैं या अर्थक्वेक आ जाता है या वोल्केनो आ जाता है या प्लेट का मतलब एक तरीके से टेक्टोनिक प्लेट वगैरह इन सब से। तो इसका आंसर है बी, यानी कि अर्थक्वेक से हमें मिलती है सबसे ज्यादा जानकारी। सेकंड जो ये सियाल सीमा और निफी है के रूप में भूवर्ग का विभाजन किसके द्वारा किया गया, मतलब ये जो डिवीजन किया गया था सियाल सीमा और निफी का, ठीक वो किसके द्वारा डिवीजन किया गया था। आपको पता होगा ना, सियाल यानी कि जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज्यादा होता है, और आपका सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निफा यानी कि निकल और आयरन। ठीक, ये आपका डिवीजन है किसका, वो उसके आधार पर जैसे बाद में हम किस नाम से जानते हैं, मेंटल क्रस्ट और कोर वगैरह के नाम से ना। ठीक है, इसके द्वारा करा गया था। सेकंड का आंसर सीधा आप बता सकते हैं विदाउट ऑप्शन, स्वेस। स्वेस के द्वारा करा गया था, SWESS। पृथ्वी के धरातल के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा, यानी कि इनमें से बताना है कि सबसे पहले मतलब पृथ्वी से धरातल के केंद्र की ओर बताना है सीमा सियाल निफी, यानी कि इनको एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सियाल सीमा निफे, ऐसी तो ऑर्डर होता है ना, सियाल सीमा और निफे, यानी कि सबसे नीचे कोर निफे है कि नहीं, सबसे ऊपर क्या रहता है सियाल, जिसको हम क्या बोलते हैं क्रस्ट, बीच में क्या रहता है मेंटल, मेंटल को हम क्या बोलते हैं सीमा, SEM सीमा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ कि इसमें आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि जो सियाल है उसमें ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहे जैसे तत्वों की अधिकता है। ये तीनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बेसाल्ट जो रॉक्स हैं वो कहाँ आपको देखने को मिलेंगी ज्यादा, वो है सीमा में। ठीक, ऐसा ही है में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। निकेल और लोहा इनकी निफे एक तरीके से हो गया, तो वो कहाँ पे है आपके, NiFe, निफे हो गया ना सिक्स का सी। क्वेश्चन नंबर 7 की पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। सियाल शब्द का जो इस्तेमाल था वो सबसे पहले किसने किया था, तो उसका आंसर है बी, स्वेस। ये अभी हमने देखा ही था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कि जो पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। सेकंड वाली परत यानी कि वही मेंटल, मेंटल का जो नाम है वो क्या है, सीमा। क्वेश्चन नंबर 9 की पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, जो आपका मैग्नेटिक वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, यानी कि निकेल है। क्वेश्चन नंबर 10 कि स्वेस ने जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 भागों में बांटा था उनके विभाजन में नहीं है, यानी कि ये जो उन्होंने 3 में डिस्ट्रीब्यूट करा था वो इनके विभाजन में कौन सा नहीं है। 3 है, सियाल है, सीमा निफे है, सब स्टेटम नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11 के स्थल मंडल का तात्पर्य है, वो किस चीज से है। स्थल मंडल का तात्पर्य जो है वो है पृथ्वी की बाहरी पपड़ी, यानी कि पृथ्वी के जो बाहर की जो परत है एक तरीके से जो लेयर है उसको। एस्थनोस्फेयर लिथोस्फेयर बोलते हैं ना शायद इंग्लिश में, आई थिंक।
चलिए एक बार मैं इसको देख नहीं नहीं एस्थनोस्फेयर बोलते हैं, तो एस्थनोस्फेयर की आपको लेंथ भी पता है 100 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? अरे ये तो वही है, एस्थनोस्फेयर की लेंथ अभी बताई मैंने कितनी है, 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को वेरिस्फीयर कहा जाता है? वेरिस्फीयर कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, यानी कि जो सबसे अंदर यानी कि इंटरनल लेयर जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 वाला, कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? यानी कि ये जो आपका टेम्परेचर है उसकी दर के मतलब कितने हिसाब से वो चेंज होता है? तो अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है क्या, सी, यानी कि 1 डिग्री 32 मीटर जाने पे चेंज होता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूपर्ग का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो मेंटल, कोर वगैरह इन सब में जो डिफरेंशिएशन करा था, एक तरीके से बांटा था, वो किसने बांटा था? ग्रांट ने। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? तो 16 वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो गलत है वो डी है, लेकिन बाकी जो 3 सही है वो हम पढ़ लेते हैं। जो क्रस्ट की औसत मोटाई है, जो थिकनेस है, वो लगभग 33 किलोमीटर है। जो बाकी महाद्वीपीय भाग में जो क्रस्ट की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में ये छिछला है। ठीक, महाद्वीप क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, तो ये आप जान लेना। क्वेश्चन नंबर 17 की ये जो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा इस स्टेटमेंट में, तो इसका सीधा बता देंगे कि किससे, बेसाल्ट से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? वो गलत है बी वाला, बाकी 3 सही है, वो पढ़ लेंगे। कि इसकी गहराई जो है, यानी कि जो मेंटल है उसकी गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। इसका घनत्व डेंसिटी 3.0 से लेकर 5.5 तक है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि लिथोस्फेयर में सम्मिलित है। लिथोस्फेयर में कौन कौन सी चीज आती है? तो इसका आप सीधा सीधा बता दीजिए, क्योंकि विदाउट ऑप्शन के आंसर पता होना चाहिए। तो यानी कि एक तो क्रस्ट आता है, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, और मेंटल का ऊपरी, यानी कि अपर क्रस्ट, वो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट आता है इसमें। ठीक, और जो लिथोस्फेयर है उसका विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? कितने किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है? वो है 100 किलोमीटर, अभी ऊपर ही देखा था। इनमें से कौन सा वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ क्या है? मेंटल है। क्वेश्चन नंबर 22, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं मेंटल में? तो मेंटल क्या है बताओ? सियाल, सीमा, सीमा है ना, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसका आंसर होगा, सिलिका और मैग्नीशियम, तो सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 की जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल मेंटल में पाया जाता है? यानी कि मेंटल में कितना, मतलब जो द्रव्यमान है, यानी कि एक तरीके से अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, एक मतलब आई थिंक वेट, तो मेंटल में कितने प्रतिशत, मेंटल कितने प्रतिशत है? तो 23 का आंसर है सी, यानी कि 68%। मोहो मोहो वो नहीं होता, वो जो हम डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी वगैरह, तो मोह डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? यानी कि कोर मैंने आपको बताया नीचे, निफी, निफी यानी कि निकल और आयरन, तो यानी कि क्या होगा? लोहा और निकल होगा, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि इनमें से कौन सा
स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं। इनकरेक्ट है डी, बाकी हमारे काम के हैं 3 जो कि सही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जो महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट के चट्टानों से निर्मित होते हैं। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही थे। क्वेश्चन नंबर 27, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है, मतलब जो टेम्परेचर है वो किस वजह से बढ़ता है उसमें। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है वो है सी, यानी कि एक तो प्रेशर की वजह से और जो रेडियोग्राफी यानी कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि उनका डिके होता रहता है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल का, और वहां से फिर निकलती हैं रेज, और जब रेज निकलती है तो वो टेम्परेचर को बढ़ाती है। हीट सोर्सेस है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, यानी कि आपको उनकी लेयर का एकदम सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो मैं सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देता हूँ, वो है परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, भूपटल पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा फिर कौन सा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है डी, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फिर आयरन। पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपको कौन सा एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है एल्युमिनियम। ठीक, एल्युमिनियम आपको सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। मतलब ये जो ऑप्शन है उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें कैल्शियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, लोहा दिया है, पोटेशियम दिया है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है एल्युमिनियम। धरातल में मोहो यानी कि वही मोहो डिसकंटिन्यूटी की गहराई कितने किलोमीटर की है लगभग, तो वो है आपके 30 किलोमीटर की। पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो मेंटल के नीचे जो कोर है निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो वो किस से बना है। तो अब आप बता सकते हैं कि वो तो लोहे से बना है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं बार बार निफे वगैरह ये सब। ठीक, वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया किसका परिणाम है। महादेशजनक बल, भूविपक्षीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल या बाह्यजित बल, तो ये निर्माणकारी बल का। मिश्रित, क्वेश्चन नंबर 34 जो कि लास्ट है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, तो वो कौन सी लेयर कहलाती है, वो है सियाल, यानी कि जो अपर वाली क्रस्ट है, यानी कि उसी पे तो हम लोग रहते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्च उच्चावच हैं, मतलब उनमें से ये किस सीरीज के हैं एक तरीके से, तो वो है प्रथम श्रेणी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, ये जो जितने भी आपके कॉन्टिनेंट है परसेंट कितने परसेंट पार्ट में है अर्थ के, तो इसका आंसर सीधा सीधा पता होना चाहिए, कितना, 29.2%। जो महाद्वीप प्रभाव सिद्धांत के प्रणेता हैं वो कौन है, मतलब वो है वैगनर। वैगनर ने बताया था ना एक कॉन्टिनेंट वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था जो स्टार्टिंग में, है क्या नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग में वही कि पैंथेल्सा, ये सब। मैं अभी वैसे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में ही जाऊंगा क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला सेशन भी हम करेंगे। ठीक, बट अभी लूसेंट के कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है, यानी कि वही जो सारे कॉन्टिनेंट है वो एक साथ मिले हुए थे, वो ऐसा किसने सोचा था, तो वो बताया था वैगनर ने। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, यानी कि वही की जो प्लेट यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह, वो कौन से ईयर में, 1960 में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो मतलब एक तरीके से फादर हैं वो कौन माने जाते हैं, किसने दिए, तो वो हैरी हेस ने दिए, ये तो सीधे आंसर पता होने चाहिए। वैगनर के अनुसार जो महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, यानी कि जो वैगनर के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट जो है वो डिस्प्लेस हुए, वो किस डायरेक्शन में हुए, मतलब लोकेशन एक तरीके से क्या थी उनके अकॉर्डिंग, तो थी
भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़े और साउथ पोल की तरफ बढ़े, जो कॉन्टिनेंट से टूटने के बाद। वैगनर के अनुसार अगर देखा जाए तो जो पैंजिया है विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ, यानी कि जो पैंजिया है वो जो टूटा था तो वो किस युग में, यानी कि कौन से टाइम पे टूटा था, तो वो टूटा था कार्बोनिफेरस वाले टाइम पे। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि एक इसमें गलत है जो कि वी वाला है, बाकी सही है। तो मैं अब आपको जो सही है वो बता देता हूँ कि जो कार्बोनिफेरस युग में विश्व की सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आयरलैंड के भाग थे, अंगारा लैंड के भाग थे, सॉरी। और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। और यानी कि वही पेंजे जो दो भागों में टूटा था ना, अंगारा लैंड और किसमें, गोंडवाना लैंड में। महाद्वीप विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है, तो वो है डी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। नई थ्योरी तो यही है ना जो कि हमें चीजों के बारे में बताती है, कॉन्टिनेंट कहाँ से क्या कहाँ गए। चलिए अब अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। अक्षांश मतलब इंग्लिश में अगर बता दिया जाए तो अक्षांश का मतलब होता है लेटिट्यूड, देशांतर का अगर बता दिया जाए तो वो होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किससे दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से जो साउथ या नॉर्थ की जो डिस्टेंस है, कोण की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, प्रशांत, देशांतर, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या है, सी, अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ही तो जाता है एकदम सीधा सीधा जो बांटता है एकदम लाइन। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी लंबी जो डिवीजन है। ठीक। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ रहा है तो वो लेटिट्यूड, और इफ अगर ये ईस्ट टू वेस्ट पूछता तो वो क्या हो जाता था, लॉन्गिट्यूड, यानी कि लंबी लंबी में डिवीजन। इनमें से कौन सा ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसका आंसर है सी, भूमध्य रेखा। वही तो एक ग्रेट सर्कल बनाती है ना, वो आधा आधा डिवीजन कर देता है, इक्वेटर ना। ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक तरीके से क्या है, तो इसका आंसर भी सीधा सीधा मैं बता ही देता हूँ, आपको दिखाता ही हूँ आंसर भी ताकि श्योरिटी रहे आपको भी। तो वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि वो कहाँ है, नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि अगर आप पोल की तरफ बढ़ेंगे तो लैटिट्यूडनल जो लाइन है उनका जो एक रेडियस है, ये डायमीटर जो है वो क्या होगा, वह स्टेबल रहेगा या घटता है या बढ़ता है, या पहले घटता है फिर पुनः बढ़ता है। यार जब हम किसी सर्कल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि घटता है कि बढ़ता है, तो ये तो सीधा सीधा एकदम घटता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैच द फॉलोइंग है, इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। 3 4 5 2 1, यानी कि इसका आंसर बी है, तो मैं मैच कर देता हूँ। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा, इसका आंसर क्या था, सॉरी, इसका आंसर था बी। ओके। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर तो 0 डिग्री पर होगा। कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा आपके 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल तो इसका होगा 66 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल 66 हाफ साउथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, धरातल पे 1 डिग्री लैटिट्यूड की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक। 111 किलोमीटर की दूरी होती है लैटिट्यूड के बीच में। भूमध्य रेखाओं के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित,
कोई भी अक्षांश नहीं, ऑब्वियसली बात है, लैटिट्यूड थोड़ी डिवाइड करता है, वो तो इक्वेटर है जो कि डिवाइड करता है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरता है? मकर रेखा का मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो इनमें से कहां से होकर गुजरता है? तब वो है बी ऑप्शन, मालगासी से होकर गुजरता है। ये जो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑब्वियसली बात है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। एक बिंदु की मतलब कितनी दूरी होती है? तो इसका 10th का बी यानी कि भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है बी यानी कि देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड कहलाती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला कि ये जो दो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती हैं उनके बीच में जो दूरी होती है उनको किस नाम से जानते हैं हम? जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो वो है गोरो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की एक देशांतर यानी कि जो वो मतलब लॉन्गिट्यूड है एक देशांतर से जो दूसरे देशांतर के बीच कितना समय, मतलब वही कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने मिनट का फर्क होता है? तो इसका आंसर है क्या बी यानी कि 1 घंटे का फर्क होता है। वह लॉन्गिट्यूड सॉरी वह लैटिट्यूड यानी कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, मतलब ऐसी कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन है, कहाँ पर लैटिट्यूडनल लाइन है जहाँ दिन और रात समान होता है? कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ए भूमध्य रेखा। हाँ जी। हेलो। एक बार मैं सॉरी एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 मिनट हो क्या 13वें वाले का? हाँ सॉरी वो 4 मिनट ही है, वो मैंने गलती से उसका, क्योंकि 4 मिनट की दूरी होती है, एग्जैक्टली सही है एकदम। थैंक यू यार, कई बार वो मैं नीचे आंसर देखता हूँ तो मेरी नजर नहीं पड़ती है इसमें, और मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं बताता ताकि इसमें आंसर के, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा गलत है? तो पहले हम गलत वाले को निकाल देते हैं और जो सही वाले हैं फिर उनको पढ़ लेंगे। तो जो गलत है वो ए है, तीनों सही पढ़ लेते हैं क्योंकि गलत निकल गए, सही वाले हमारे काम के हैं। कि किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी की उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ये सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर की होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है, उसमें बताने की इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है बी, लेकिन जो तीनों सही है वो पढ़ लेते हैं हम। कि जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वो आंशिक रूप से बढ़ती है, वृद्धि होती है। विषुवत रेखा एक बृहत है, मतलब एक बृहत है। सभी देशांतर रेखाएं यानी कि सभी लॉन्गिट्यूडनल लाइन बृहत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की जो ये दो
लैटिट्यूडनल लाइन होती है उनके बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो उनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर होगी? तो इसका आंसर है सी, विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है? तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइन है 180। ओके, नेक्स्ट। लेकिन इफ अगर आप इक्वेटर को मिला लेते हैं तो 181 बोल देते हैं, ठीक है। देशांतरों की संख्या कितनी है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो टोटल कितनी है? वो है 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन, है कि नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ पोल मिलाती हैं। प्रधान मध्याग्रह रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है ग्रीनविच से, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग तो टाइम मैनेजमेंट चलता है ना हमारी अर्थ का, मतलब जो हम टाइम देखते हैं, हम 5.5 घंटे आगे हैं जीएमटी, लेकिन जीएमटी से आईएसटी, तो ये सारी चीजें हमारी ग्रीनविच से ही तो होती हैं। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि मकर रेखा आपके कौन से देश से होकर गुजर रही है? तो इसका आंसर है फिलीपींस। मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, कितना डिग्री घूम लेती है लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखा जाए तो 27 का जो आंसर है वो है बी, 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, यानी कि जो साउथ पोल है उसका लैटिट्यूडनल कितना है, कितना लैटिट्यूड है? तो 28 का आंसर है सी, यानी कि 90 डिग्री। इनमें से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कि कहाँ कहाँ से आपको भूमध्य इक्वेटर लाइन गुजरती हुई पता चलती है? कोलंबिया, कीनिया तथा इंडोनेशिया से, ठीक। इनमें से किसका मिलान गलत किया गया है, इनमें से जो है वो इनमें से कौन सा मैच गलत है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि दूसरा और तीसरा। बाकी जो दो सही है उनको देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और दक्षिणी ध्रुव व्रत, तो यानी कि दक्षिणी ध्रुव व्रत यानी कि एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिणी, यानी कि साउथ लैटिट्यूड होता है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। देशांतरीय यानी कि ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, 1 घंटे कितने डिग्री के बराबर होता है? 1 घंटा जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 15 डिग्री के। 15 डिग्री के क्यों? क्योंकि 1 डिग्री, एक एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का फर्क होता है, तो 15 चौका 60, यानी कि 15 डिग्री में 60 मिनट, ऑब्वियसली 1 घंटा हो गया। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये ऑप्शन के अनुसार बताना है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चीन। तो यानी कि जो कैंसर ट्रॉपिक ऑफ ओ सॉरी ट्रॉपिक ऑफ, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? बी, नेपाल। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, तो वो कहाँ पर है? भू यानी कि लैंड पार्ट कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। मानचित्र पर स्थित अक्षांश यानी कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का आंसर है बी, यानी कि एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये कथन सत्य है। बाकी गलत होंगे, इसका आंसर सीधा बता दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 35 पे यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होता है, तो कहाँ पर होता है? ये अभी ऊपर भी देखा था हमने क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर।
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, यानी कि इक्वेटर के सबसे पास कौन है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर? तो इसका आंसर है डी, सिंगापुर। इनमें से इन निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। तो उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो यानी कि कैप्रिकॉर्न कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि चारों से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। क्वेश्चन नंबर 38 की जो भूमध्य रेखा है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है क्या? बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। 49 डिग्री अक्षांश यानी कि 49 डिग्री लैटिट्यूड किस किस के बीच में सीमांकन करता है, यानी कि 49 डिग्री लैटिट्यूड आपको बताना है किन किन को डिवाइड करता है? तो इसका आंसर क्या है? डी, अमेरिका और कनाडा को। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय वगैरह, ये सारी चीजें, टाइमलाइन वगैरह और जितने भी आगे अपकमिंग है टॉपिक है। तो आई होप कि अपकमिंग एग्जाम से पहले हम सारी लूसेंट को फिनिश कर पाए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी ऐसा आपको सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी।